जय हिंद साथियों, मैं प्रखर उपाध्याय आपको आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म लर्निंग विद प्रखर पर आपका स्वागत करता हूं। और क्या हालचाल, अच्छे होंगे आप लोग। अच्छा, हम कल बात किए थे इतिहास के बारे में कि इतिहास क्या होता है, इतिहास आत्ममंथन का विषय है कि नहीं है। इसके बाद अनेक तथ्यों के बारे में बात किए थे। उसमें से हमारे एक दो तथ्य बच गए थे। प्रथम तथ्य था कि इतिहास के कितने भाग हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और किसके अनुसार इतिहास के कितने भाग हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मानव का क्रमिक विकास, मानव किस क्रम में आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा है, नए गर्भाधानों की खोज कर रहा है जो कि किसी प्रजनन की आवश्यकता जहां पर नहीं होगी, सिर्फ एक बॉटल में ही एक नए बच्चे का जन्म हो जाएगा। तो इन सब बातों को लेकर आपको आगे चलते हैं कि मानव सर्वप्रथम आदिमानव था कि प्राइमेट था कि नर वानर था, चिंपैंजी था कि वनमानुष था, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ये मेरा दूसरा लेक्चर है। सर्वप्रथम इतिहास के भाग जॉन ब्रूसफ्रूट के अनुसार। क्यों जॉन ब्रूसफ्रूट के अनुसार बताया जा रहा है? क्योंकि जो भी एग्ज़ाम आपका होगा उसमें सिर्फ आपसे जॉन ब्रूसफ्रूट के अनुसार ही पूछा जाएगा और किसी के अनुसार नहीं पूछा जाएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इतिहास का भाग जॉन ब्रूसफ्रूट के अनुसार बताऊंगा तो पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का इतिहास आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद इसके जो भाग हैं उस भाग के प्रत्येक भाग के जनक कौन है। हिस्ट्री के जनक तो हेरोडोटस हैं ही, उसके प्रत्येक भाग के जनक कौन है उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा आपसे। इसके बाद अगला क्वेश्चन मेरा है कि मानव का क्रमिक विकास जो हुआ, मानव सर्वप्रथम किस रूप में आगे बढ़ा, उसके लिए दो तथ्य आते हैं। एक धार्मिक तथ्य आता है और एक आधुनिक तथ्य आता है। और धार्मिक जो मान्यताएं हैं उसमें कई जो कि आध्यात्म से जुड़ी हुई हैं और उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता, अध्यात्म को प्रूफ नहीं किया जा सकता, इसी कारण धार्मिक तथ्यों को भी प्रूफ नहीं किया जा सकता। लेकिन तब भी कुछ तथ्य हैं तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है हमको। तो धार्मिक तथ्य, आधुनिक तथ्य। आधुनिक तथ्य आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन धार्मिक तथ्य और आधुनिक तथ्य जो हैं उसमें से कुछ भाग आपका मैं कंप्लीट करवा दूंगा। इसके अगले वीडियो में मैं इसको पूरी तरह से पूरा करूंगा। इसके बाद भौगोलिक कारणों से मानव का विकास किस प्रकार से हुआ। इसके बाद आपका आता है मानव का अस्तित्व क्या है इस संसार में, इतने अथाह संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में मानव का अस्तित्व किस तुच्छ तृण के समान है उसके बारे में मैं आपसे बताऊंगा। इसके बाद मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है और मानव सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, इसका रीजन मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद भारत भगवान की भूमि ये तर्क, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया है कि भगवान जो भारत है वो भगवान की भूमि की संज्ञा क्यों दी जाती है और लोग इसकी संज्ञा क्यों देते हैं, इसके बारे में आपको आज डिस्कशन करूंगा। इसके बाद विकासवाद, मानव का जो क्रमिक विकास हुआ, पहले अमीबा हुआ, कुछ समय बाद विकासवाद के क्रम में वह बंदर की श्रेणी में आ गया और बंदर की श्रेणी में होता हुआ वह मानव एक बड़े बंदर का रूप ले लिया, बड़े बंदर से एक ग्रुप में रहना, कुछ समय बाद क्या हुआ, वो मनुष्य का स्वरूप आ गया। इन सब तथ्यों के बारे में आपसे हम जानकारी लेंगे। विकासवाद क्या है और विकासवाद जिन लोगों ने दिया उनके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि मैं सिर्फ आपको 3 ही बता रहा हूँ, और भी बहुत विचारक हैं जो कि इसके बारे में अपना मंथन दिए थे, आत्ममंथन दिए थे। लेकिन डार्विन और लैमार्क इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, और जेनोफेनीज का भी मैं बता दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं कभी टाइम और मिलेगा तो मैं बताऊँगा। इसके बाद डार्विन की किताबें क्या हैं, इनके जो सिद्धांत थे उसके बारे में। इसके बाद मैं लैमार्क के जो सिद्धांत थे उसके बारे में, और जेनोफेनीज के ईश्वरीय तर्क के बारे में बताऊँगा कि ईश्वरीय तर्क इनका क्या था और इनके ऊपर धार्मिक लोगों के लाठी का हकदार इनको क्यों बोला गया, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलें शुरुआत करते हैं हम इतिहास के भाग के बारे में। इतिहास, जॉन ब्रूसफ्रूट एक इतिहासकार थे और पुरातत्वविद भी थे। जॉन ब्रूसफ्रूट क्या थे? एक इतिहासकार थे, एक पुरातत्वविद थे, इनको कह सकते हैं भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। सर्वप्रथम जब ये आते हैं इस दर्शन के क्षेत्र में तो उन्होंने बताया कि पूरा जो इतिहास है हमारा 3 वर्गों में बंटना चाहिए। पहला वर्ग होगा प्री हिस्ट्री, दूसरा वर्ग होगा प्रोटो हिस्ट्री और तीसरा वर्ग होगा आपका हिस्टोरिकल पीरियड। तो प्री हिस्ट्री जो है उसको हम प्राक ऐतिहासिक, प्राक का मतलब होता है लिखित साक्ष्य का न होना, लिखित साक्ष्य का न होना। इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक, लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन वो पढ़े नहीं जा सकते।
और तीसरा आता है हिस्टोरिकल, इसमें लिखित साक्ष्य भी हैं और पढ़े भी जा सकते हैं और आत्ममंथन भी किए जा सकते हैं। तो 3 प्रकार के हुए। फर्स्ट हुआ आपका प्री हिस्ट्री मतलब प्राक ऐतिहासिक, सेकेंड हुआ आपका आद्य ऐतिहासिक और प्रोटो हिस्ट्री मतलब प्रोटो हिस्ट्री, तीसरा हुआ हिस्टोरिकल पीरियड या ऐतिहासिक काल। ये 3 रूप किसके अनुसार है? जॉन ब्रूस फ्रूट के अनुसार ये 3 कालखंडों में बांटा गया है। फर्स्ट क्या है आपका? प्री हिस्ट्री, सेकेंड है आपका प्रोटो, तीसरा है आपका हिस्टोरिकल। अब प्री हिस्ट्री में जो है उसमें 4 पार्ट हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, पहला क्या है? पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल, चौथा है ताम्र पाषाण काल या उत्तर नव पाषाण काल। पहला क्या है? पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल और चौथा है उत्तर नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल। इसके बाद ये जो थे आदिमानव की श्रेणियों में आते थे। इसके बाद ये एक नई सभ्यता की ओर बढ़ने लगे। ये नई सभ्यता जो हुई उसमें ये सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में पहुंचे और सिंधु घाटी सभ्यता ये आद्य ऐतिहासिक के भाग से शुरू हो जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद क्रमिक विकास होता गया। उसी में हड़प्पा सभ्यता और अनेक प्रकार चंदुआड़ों की सभ्यता, विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं आद्य ऐतिहासिक में जुड़ती गई। इसके बाद कुछ समय बाद मानव आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ने लगा और वह क्या हुआ? ऐतिहासिक पीरियड में आ गया। और ऐतिहासिक पीरियड में प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इसके बाद विश्व इतिहास, ये 4 पार्ट इसमें हो गए। अब हम शुरू करेंगे इसके खंड के बारे में हम जान गए। तो अब हम जानेंगे कि जॉन ब्रूस फ्रूट किसके पिता थे। जॉन ब्रूस फ्रूट जो है प्राक ऐतिहासिक कालखंड के पिता थे। अगर ये क्वेश्चन आया था एसएससी में एक बार कि जॉन ब्रूस फ्रूट किसके जनक थे, पहला विकल्प दिया गया था प्राक ऐतिहासिक के, दूसरा आद्य ऐतिहासिक के और तीसरा ऐतिहासिक के। तो वे किसके थे? प्राक ऐतिहासिक के जनक कौन थे? प्राक ऐतिहासिक के जनक जॉन ब्रूस फ्रूट थे। जॉन ब्रूस फ्रूट किसके जनक थे? क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री के। और प्रोटो हिस्ट्री के कौन जनक थे? जॉन मार्शल गाड़ी नहीं होती है, जॉन मार्शल, ये किसके जनक थे? आद्य ऐतिहासिक के जनक कौन थे? आद्य ऐतिहासिक के जनक जॉन मार्शल। और तीसरा कालखंड आता है ऐतिहासिक कालखंड के जनक हेरोडोटस ऐतिहासिक कालखंड, जिसमें प्राचीन मध्य आधुनिक और विश्व इतिहास आता है। तो इसके जनक कौन थे? हेरोडोटस थे। तो हेरोडोटस को हिस्ट्री का जनक क्यों कहा जाता है? अगर ये सिर्फ एक कालखंड के लीडर थे, एक कालखंड के ही जनक थे, तो इनको पूरे हिस्ट्री का क्यों मान लिया जाता है, बोला जाता है? ये छोटी कक्षाओं के लड़कों के लिए होती है कि हिस्ट्री का मान लिया जाता है। क्यों मान लिया जाता है? इसका रीज़न है कि जो इतिहास नॉर्मल लोग पढ़ते हैं वो आधुनिक काल से रिलेट होता है। मैक्सिमम लोग इस ज़माने में जो हुआ इसके पहले बहुत कम समय तक जो घटनाएं हुई उसी के बारे में पढ़ने का ज़्यादा जोश दिखाते हैं। इसी कारण से जो हेरोडोटस हैं इनको आधुनिक काल का जनक माना जाता है, मीन्स ऐतिहासिक काल का जनक माना जाता है और हिस्ट्री का भी जनक माना जाता है। इस प्रकार से हमारे जो इतिहास के पार्ट थे वो खत्म हो चुके हैं। इतिहास के कितने भाग हैं मैं इसकी चर्चा कर दिया हूँ। अब आता है भाग कि मेरे अनुसार क्या है, इतिहास के ये 3 पार्ट उसमें हो गए, लेकिन इसी में एक पार्ट और बच गया, वो था मानव का क्रमिक विकास। अगर जॉन ब्रूस फ्रूट इसमें 4 पार्ट जोड़ दिए होते, उसमें कर दिए होते मानव का क्रमिक विकास, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और आ जाता है हिस्टोरिकल पीरियड। तो मानव का क्रमिक विकास जो हुआ उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। अब मानव का क्रमिक विकास, इनकी 2 मान्यताएं, धार्मिक मान्यता, आधुनिक मान्यता। और आधुनिक मान्यता किससे रिलेट कर रही है तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम धार्मिक मान्यता ये है कि पहले पूरा ब्रह्मांड था, ब्रह्मांड नॉर्मल अपने चाल से चल रहा था। तो क्या हुआ, एक बार पता नहीं कैसे ग्लेशियर पिघला और वो ग्लेशियर पिघला और समुद्र का जो शेप था वो बहुत बढ़ने लगा और शेप इतना बढ़ गया कि समझ लीजिए कि माउंट एवरेस्ट डूब गया। इतना बड़ा वो भी समझ लीजिए डूब गया था। लेकिन हाँ, सबसे बड़े पर्वत पर एक बंदर जाकर बैठ गया। पता नहीं कैसे पहुंच गया कि वहाँ पर वो जाकर मैं पता नहीं की बात कर रहा हूँ, यहाँ तथ्य नहीं, धर्म में तथ्य नहीं चलता है, धर्म में कोई तथ्य नहीं। उसको जब धर्म ये जो तथ्य है उसको प्रूफ हो जाएगा तब तो तथ्य मैं आपको बता पाऊँगा। तो धर्म में तथ्य नहीं चलते हैं।
तो पता नहीं कैसे वो उस पहाड़ पर पहुंचा, वो जो बंदर था। तो सब प्राणी तो मर गए, जो जलीय जंतु थे वही तो बचे थे वहाँ पर, और जो वह बंदर था वो स्तनधारी होते हुए भी उस पहाड़ पर पहुंचा था। तब वो वहीं पर बेचारा पड़ा हुआ था, अब क्या करे अकेले ही। तो उसने एक तपस्या शुरू की, और उस तपस्या के दौरान, वो बहुत कठिन तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने अवतार लिया। और ब्रह्मा जी ने जब अवतार लिया तब उसने ब्रह्मा जी से बोला, उसने क्या कहा ब्रह्मा जी से कि आप पितामह, आप ये बताइए कि मैं अकेले इस संसार में क्या करूँगा, मेरा कुछ अस्तित्व नहीं है, मैं अकेले इस संसार में पागलों की तरह बैठा हुआ हूँ, तो मुझे कुछ आप हिंट दीजिए, कुछ वरदान दीजिए जिससे मेरा ये पूरा जीवन अच्छे से भर जाए। तो जो आए थे ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम कहा कि आज से आपका नाम मनु होता है, और मनु होता है। इसके बाद उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व तो हुई नहीं है, तो नहीं मनु, अरे यार इसमें गलती हो गई, वो जो था वो बंदर था, उसको मनुष्य का रूप दे दिया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी उस बंदर को मनुष्य का रूप दे दिया और उसका नाम मनु रखा। इसके बाद क्या हुआ, उसके जो उसको परिवार को भरने के लिए उन्होंने एक स्त्री को जन्म दिया जिसका नाम शत्रुपा रखा। मनु और शत्रुपा, इस प्रकार से मनु और शत्रुपा एक इंसान के रूप में इस संसार में प्रकट हुए। बंदर से मनुष्य के रूप में बदलने के लिए ब्रह्मा जी को इसमें दिखाया गया। ब्रह्मा जी ने ही बदला है कि एक बंदर मनुष्य में बदल गया। कौन बदला? ब्रह्मा जी बदले। तो उनके नाम क्या थे? मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा से ही आज पूरे 8 अरब व्यक्ति इस संसार में हैं, और 2023 तक, माने 2023 दिसंबर तक इनकी जनसंख्या 8.5 अरब हो जाएगी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, धर्म में ये बताया गया है कि मनु शत्रुपा से ही मानव का क्रमिक विकास चालू हुआ। उसके पहले भी सब प्राणी थे, लेकिन मनुष्य नहीं था। मनुष्य तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से आया। धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि मनुष्य तो उनके आशीर्वाद से। इसके पहले तो सब बंदर थे, अमीबा थे, इसके पक्षियाँ थी, कई प्रकार डायनासोर थे, लेकिन जब उन्होंने आशीर्वाद दिया तो मानव जाति की उत्पत्ति हुई। जो ऑस्ट्रोपिथिकस मीन्स एक वो होती है, बंदरों की प्रजाति होती है, उससे वो होमो में कन्वर्ट हो गया। होमो में मनुष्य में कन्वर्ट हो गया ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से। ये एक तर्क है, धार्मिक तर्क है एक। और दूसरा धार्मिक तर्क ये है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई और उसमें जो व्यक्ति का चयन था 84 लाख योनियों में से एक योनि, मानव की योनि, सप्तर्षियों ने यज्ञ करके या कोई सिद्धि करके वो बना दिया हो, सप्तर्षि के द्वारा बना दिया हो। तो इस प्रकार से 2 धार्मिक मत हैं, उसको मैंने आपको बता दिया। अब आगे मैं आधुनिक मत के बारे में चर्चा करूँगा कि आधुनिक मत क्या है, आधुनिक मान्यताएँ क्या है। तो आधुनिक मान्यताओं के बारे में मैं आपसे बताता हूँ कि सर्वप्रथम यह संसार बहुत सारे, इस संसार में एक ब्रह्मांड नहीं है, बहुत सारे ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड में 2 तारे थे। वो दोनों तारे जो हुए, ये लिलिटन का प्रयोग था। सर्वप्रथम मैं जब मानव का क्रमिक विकास में चालू करूँगा तो उसमें मैं सर्वप्रथम पृथ्वी का कैसे विकास हुआ, इसके बाद पृथ्वी जब आए तभी तो मनुष्य आएगा, जब पृथ्वी आएगी, जल आएगा, तभी तो मनुष्य का उद्भव होगा इस संसार में। तो सर्वप्रथम मैं पृथ्वी कैसे है उसके बारे में बताऊंगा, तो फिर मानव के क्रमिक विकास के बारे में आगे मैं अग्रसर होऊंगा। सर्वप्रथम सूर्य था। सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा और एक तारा और, सूर्य एक तारा, एक तारा और, सूर्य और एक तारा और, सूर्य और दूसरे तारे में आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, इसके बाद ससंजन बल, असंजन बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल, अनेक प्रकार के बल उनके बीच में लगते थे। कई करोड़ सालों के बाद सूर्य से 9 टुकड़े, सूर्य के बहुत टुकड़े हुए, जिसमें से 9 टुकड़े जो हुए वो बहुत विशालकाय थे। जो 9 टुकड़े सूर्य के हुए वो बहुत विशालकाय थे और वे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। उन्हीं नवग्रह में एक ग्रह पृथ्वी भी था। उन्हीं नवग्रह में एक ग्रह पृथ्वी भी था। अच्छा, आपका एक क्वेश्चन और होगा कि अगर 2 तारे थे, ससंजन बल लगा, कुछ बल लगा, उससे 9 ग्रह निकले, तो जो दूसरा वाला तारा था फिर ससंजन बल लगाएगा, फिर उसमें से तोड़ेगा, फिर ग्रह बनेंगे, तो ग्रहों की संख्या बढ़ती जाएगी। ऐसी बात है कि जो दूसरा ग्रह था ना, जो दूसरा तारा था ना, वो ब्लैक होल बन गया लिलिटन के अनुसार। लिलिटन एक वैज्ञानिक थे जो कि किसी देश से बिलोंग करते थे,
उन्होंने बताया कि जो दूसरा वाला तारा था वो उसकी समयावधि पूरी हो चुकी थी और वो जो था ब्लैक होल बन गया था। अब उसकी वजह से उस सूर्य पर कोई भी आकर्षण प्रतिकर्षण इत्यादि बल उस पर प्रभावी नहीं हो पा रहा था। तो उससे जो नवग्रह बन गए उसमें से एक पृथ्वी भी था। और पृथ्वी सूर्य का एक भाग था। जब सूर्य का एक भाग था, सूर्य तो दहकता रहता है, बहुत गर्मी, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर है उसके कोर का। तो वो तो दहक रहा है पृथ्वी। तो इतना जब दहक रहा है तो वहाँ पर वाष्प संघनन मतलब एक प्रोसेस हुआ जिसकी वजह से वहाँ पर खूब बारिश हुई। एक समय आया कि वहाँ पर खूब बारिश हुई। पहले आग का गोला, फिर बारिशों का उद्भव, माने जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई और इतनी बारिश हुई कि पूरा जो पृथ्वी है वो 72 से 75% पानी से भर गया। वो जो पूरी पृथ्वी है किससे भर गई? पानी से। कितने परसेंट पानी? 72 से 75% पानी उस पर हो गया। अब जब पानी हो गया तब अब धीरे धीरे जब जल होगा तो उसमें छोटे छोटे कीड़े अपने आप उत्पन्न होने लगेंगे। सर्वप्रथम जिस कीड़े का निर्माण हुआ वह अमीबा था और वह अमीबा अनियमित आकार ले सकता था। तो धीरे धीरे करोड़ों साल बीतते गए तो क्या हुआ? विकासवाद के सिद्धांत से विकासवाद एक सिद्धांत आया, उसके अनुसार वो अमीबा एक बंदर में कन्वर्ट हो गया। और वो जो बंदर था कुछ समय बाद वह बड़े बड़े बंदरों में कन्वर्ट हुआ, जैसे लंगूर कहते हैं और चिंपैंजी, वनमानुष इत्यादि में। और फिर विकासवाद के सिद्धांत से वो जाकर होमोसेपियंस का रूप ले लिया, जिसमें बुद्धिमत्ता आ गई। इस प्रकार जो मानव का क्रमिक विकास हुआ इसी प्रकार से हुआ है। तब बात यहाँ थी कि मानव का क्रमिक विकास एक अमीबा से शुरू हुआ और धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगा। तो भौगोलिक परिदृश्य से जो ये भौगोलिक कारणों से मानव का विकास किस प्रकार हुआ कि वही जो पृथ्वी पर पानियों की वर्षा हुई, में से बहुत ज़्यादा वर्षा हुई और वहाँ पर पानी आ गए। पानी की वजह से अनेक प्रकार के जीव आ गए और जीव से ही बंदर बने, बंदर से ही मानव बने। तो इस प्रकार भौगोलिक कारणों से मानव का विकास हुआ। इसके बाद मानव का अस्तित्व क्या है इस संसार में? ये तो अध्यात्म की बात है। आध्यात्मिक बात इसलिए है क्योंकि यह पूरा ब्रह्मांड है। यहाँ पर कई ब्रह्मांड हैं। इस पूरे विश्व में, मेरे पूरे विश्व क्या कर रहा हूँ मैं, असीमित क्षेत्र में बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। उन ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड के अंदर करोड़ों और अरबों आकाश गंगाएं हैं। उन आकाश गंगाओं के अंदर अरबों ताराएं हैं। उन ताराओं का चक्कर लगा रहे हैं कई ग्रह और उन ग्रहों में से पृथ्वी एक ग्रह है। और पृथ्वी ग्रह में एशिया महाद्वीप के भारत के छोटे से प्रांत में मैं बैठा हूँ। एक मनुष्य जो जहाँ का हो, एक मनुष्य उस स्थान पर बैठा है तो उसका अस्तित्व क्या है? इतने बड़े ब्रह्मांड, उसका अस्तित्व तृण भर नहीं है। तृण का अगर किया जाए करोड़ों पार्ट तो उसके समान है। तब भी मनुष्य इतना घमंड करता है अपने ऊपर, और उसको करना नहीं चाहिए घमंड इतना ज़्यादा। तो मनुष्य का अस्तित्व केवल इतना सा है। तो मनुष्य का अस्तित्व क्या है ये आप कुछ समझिए। और मानव जाति का पालना और मानव सभ्यता का पालना, ये दो टॉपिक आते हैं। मानव जाति और मानव सभ्यता का पालना। सर्वप्रथम जब पानी की वर्षा हुई, मतलब वर्षा हुई सब मिलाकर, तो उस वर्षा में अफ्रीका महाद्वीप के नीचे, अफ्रीका महाद्वीप में जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा ढाल है। अफ्रीका महाद्वीप में बहुत ज़्यादा ढाल है। तो जो बहुत ज़्यादा पानी बरसे थे तो बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा अफ्रीका महाद्वीप पर आ गई थी और अफ्रीका में ही अमीबा का उद्भव हुआ। और अनेक जगहों पर अमीबा का उद्भव हुआ, लेकिन अफ्रीका में ही उस अमीबा से बंदर बनने का जो प्रोसेस है वो पूर्ण हुआ। वहाँ से ही प्रथम मानव का निर्माण हुआ। अमीबा से बंदर बने, बंदर से माने जो एक निरंतर प्रक्रिया हुई वो चली और उसके दौरान वहाँ पर क्या बने? प्रथम मनुष्य बने वहाँ पर। लेकिन अब पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे एक कि मनुष्य मीन से मानव जाति का पालना। सर्वप्रथम मानव कहाँ पैदा हुए? अफ्रीका महाद्वीप पर पैदा हुए। मानव जाति का पालना किसी का क्रेडल ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो उसे बोला जाएगा कि अफ्रीका महाद्वीप। इसके बाद मानव धीरे धीरे, अब उसका जो दिमाग है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा। कभी उसका दिमाग 800 सीसी, कभी 400 सीसी, इसके बाद 500 सीसी। और जो अफ्रीका में हुए थे सब, उनका माने वो बुद्धिहीन एकदम थे। उनके पास दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं था। उनके पास दिमाग केवल 200 सीसी, 300 सीसी इतना ही था। और सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, मतलब वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मतलब दिमाग का आकार। ये नहीं सीसी कोई ब्रेन मापने की इकाई नहीं है, वो सिर्फ सेंटीमीटर क्यूब है, घन मीटर। हाँ,
ऐसे ही है, सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद क्या हुआ कि उनका दिमाग का विकास धीरे धीरे होने लगा और कुछ समय बाद वो सभी महाद्वीपों में फैल गए। सभी महाद्वीपों में फैल गए, लेकिन उनका विकास कहीं नहीं हुआ। वो जब एशिया में पहुँचे और वो भी भारत में पहुँचे तो उनका विकास होना शुरू हो गया। वो एक अलग बौद्धिक क्षमता उनके अंदर आ गई और उन्होंने एक नई सभ्यताओं की खोज करना शुरू कर दिया और वे एक ग्रुप में रहने लगे। मीन्स एक अच्छे होमोसेपियंस की भूमिका में वो आ गए थे। कब? जब वे एशिया में पहुँचे, जब एशिया के सिंधु घाटी में पहुँचे, जब वो एशिया के हड़प्पा सभ्यता में पहुँचे तो वो क्या आ गए, एक अच्छे अस्तित्व के रूप में उभर आए। जब वे एक अच्छे अस्तित्व के रूप में उभरे तो लोग पूछते हैं कि वो क्यों एशिया में ही पहुंचकर मीन्स अच्छे हो गए। तो उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ कि मानव जाति का पालना किसे कहा। सर्वप्रथम क्वेश्चन है कि मानव जाति का पालना अफ्रीका, लेकिन मानव सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप। मानव सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप, मानव सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप होता है। कि भारत भगवानों की भूमि है, भारत भगवानों की भूमि है। भारत भगवानों की भूमि इसलिए है क्योंकि जब मनुष्य अफ्रीका में था तो उसकी बुद्धि नहीं खुली थी और जब एशिया में आया तो उसकी बुद्धि खुल गई। इसका मतलब कुछ न कुछ ऊपरी शक्तियाँ होंगी, कुछ न कुछ भगवान का अस्तित्व होगा उसमें ना, कुछ न कुछ जो कि हमको नहीं पता उसके बारे में, कुछ पॉजिटिव क्रिएचर होगा, माने पॉजिटिव एनर्जी देने वाला होगा, उसी कारण उनका दिमाग खुल गया होगा। और कुछ आदमियों का एक सवाल रहता है कि सभी भगवान क्यों भारत में ही उत्पन्न होते हैं। भगवान भारत में इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि उनको भारत से बहुत मोह है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, यहाँ पर सभी लोग आपस में भाई भाई हैं। उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं है और समस्या भी है तो वो आपस में निपटा लेते हैं। उनके अंदर भाईचारा है, धार्मिक एक आधार है, मीन्स अच्छा उनके पास नेचर है। और यहाँ का वातावरण, माने इंडिया का वातावरण बहुत अच्छा है। यहाँ प्रायद्वीप हैं, अनेक नदियाँ हैं, तो इस कारण भगवान को ये स्थान बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, एक यूरोपी का क्वेश्चन था, यूरोपी का कि अच्छा भगवान जब यहीं पर हैं तो भारत इतना पिछड़ा क्यों है। लक्ष्मी माता जब हैं तो ऐसे वर्षा कर दें लक्ष्मी की, लेकिन बात ये थी कि हम सोने की चिड़िया भारत था और आगे हो जाएगा। जब भारत सोने की चिड़िया थी तो यूरोपी लोग आए यहाँ पर, अपना उपनिवेश बनाए और यहाँ से लूटे, लेकर चले गए। जो भारत की सोने की चिड़िया थी वो चुरा ले गए। और आज क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे कि भारत सोने की चिड़िया इस समय नहीं है क्यों? अगर श्री आपके पास है तो वो आशीर्वाद दें, आपके पास धन आ जाएगा। तो जब वो चुरा ले गए हैं तो उसको बनाने में लक्ष्मी माता को कुछ समय लगेगा कि नहीं? वो कुछ समय बाद फिर भारत सोने की चिड़िया हो जाएगी। इसके चक्कर में कोई ना पड़े कि भारत सोने की चिड़िया नहीं होगी। भारत विश्व गुरु बनेगा, अखंड भारत बनेगा, भारत सोने की चिड़िया पुनः बनेगी। यह विश्वास हमेशा एक भारतीय के अंदर होना चाहिए और उसके लिए एक ललक होनी चाहिए। चलिए, अब हम भारत भगवान की भूमि है, ये लोग बोलते हैं भारत भगवान, क्योंकि यहाँ पर अनेक धार्मिक किताबें हैं और धार्मिक किताबों को अब पता नहीं कैसे वो उत्पन्न हो गई हैं। महर्षि ऋषि लिखे होंगे, जो वो लिख कर छोड़ गए थे वो आज प्रूफ हो रहा है। तो इसका मतलब है कि भारत भगवानों की भूमि है। इसके बाद विकासवाद का जो सिद्धांत था वो मैं 3 लोगों के बारे में बताऊंगा, डार्विन, लैमार्क और जेनोफेनीज। डार्विन, लैमार्क मतलब जब इन्होंने 19वीं शताब्दी में ये लोग आए इस संसार में तो उन्होंने कुछ बातें लिखी, कुछ किताबें लिखी और उन किताबों की वजह से ही वो पादरियों, पुरोहितों और मौलवियों इत्यादि के डंडे का भी शिकार हो गए। क्यों हो गए? सब आदमी जानते थे कि मनुष्य जो है ईश्वर के तुल्य है, मनुष्य ईश्वर के समान है, और अर्थात मानव का जो शरीर है वही शरीर ईश्वर का भी है। इसका मतलब ये हुआ कि मानव से बहुत ज़्यादा प्रेम ईश्वर करते हैं। और डार्विन आते हैं, बोलते हैं हाँ तुम तो गलत कर रहे हो यार, मानव ईश्वर के तुल्य नहीं, मानव तो तुल्य है बंदरों का, वो भी पागल बंदरों का, डरपोक बंदरों का पूर्वज है। तो सभी लोग एकदम आक्रोशित हो गए कि डार्विन कैसे बोल रहा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तब डार्विन के अंदर कुछ डर आया, उसने कहा चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि कोई ऐसी शक्ति आई और उन्होंने इस प्रकार से क्रमिक विकास किया है। किस प्रकार से किया है उसके बारे में आगे बताऊंगा। तो इस प्रकार डार्विनवाद
में ये बातें हैं। उन्होंने 19वीं सदी में डिसेंट ऑफ मैन और ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक 2 किताबें लिखी, जिस पे धार्मिक मतों को तोड़ा गया और उनका कुछ बहुत विरोध भी हुआ, उनका बहुत मजाक भी उड़ाया गया। डार्विन बोल रहा था कि मैं बंदरों का बंदर मेरे पूर्वज हैं, तो सब मजाक उड़ाते थे कि बंदर तुम्हारे पूर्वज होंगे, हमारे तो भैया भगवान हैं, हम भगवान की तुलना हैं, तो भगवान हमारे पूर्वज होने चाहिए, तुम्हारे होंगे तो होंगे। और उनका विरोध किया गया डार्विन का। लेकिन कुछ समय बाद जब देखा गया, अनेक प्रकार के पुरातत्वविद अनेक चीज़ों से पता लगाए, तो निकला कि ये सब जो किताबें लिखी गई थी वो सब सही सिद्ध हुई और इनका जो तर्क है डार्विन जी का, ये मान लिया गया। और इनका एक सिद्धांत है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत मतलब प्रकृति अपने अनुसार स्वयं चयन करती है। प्रकृति अपने अनुसार स्वयं चयन, वो आपको मौका देगी ही, लेकिन वो खुद चयन करेगी। प्रकृति अपना संतुलन इस तरह से बनाती है कि एक योनि, 84 लाख योनि में से एक योनि का स्पर्म दूसरे योनि में प्रजनन की क्रिया को नहीं कर सकता है। मतलब मानव का स्पर्म अगर आप कुत्ते में डाल रहे हैं तो वो उससे बच्चा नहीं हो पाएगा। मतलब प्रकृति का संतुलन यही है कि एक योनि का जो संबंध जो स्पर्म है अपने ही योनि के दूसरे प्राणी मात्र से ही प्रजनन कर सकता है। अगर ऐसा न होता कि अगर मानव का स्पर्म दूसरे जातियों, दूसरे वर्गों के साथ मिलकर एक नए वर्ग का उद्भव करता, तो ये पूरा संसार भी बहुत अनियमित तरीके से माने प्रदूषित हो जाता। क्योंकि अगर मनुष्य का स्पर्म कुत्ते में जा रहा है तो उसके 4 पैर होंगे, उसका मुंडी हमारे जैसा होगा, उसके हाथ होंगे अलग से, मतलब अनियमित आकार उसका हो जाएगा और बहुत भद्दा तरीके से, और पूरा पृथ्वी असंतुलित हो जाएगी। इसीलिए पृथ्वी जो प्रकृति है अपना संतुलन बनाने के लिए खुद यह करती है काम। ये काम करती है कि ऐसे ही, ये तो एक उदाहरण मात्र था, इसके अलावा भी वो बहुत कार्य करती है जिससे प्रकृति संतुलन में रहे। एक जाति संकटग्रस्त होती है, एक जाति खत्म होती है, तो वहीं मानव जाति 8 करोड़ से 10 करोड़ पहुंच रहा है, 10 करोड़ से 12 करोड़ पहुंचेगा। मतलब मानव जाति का विकास हो रहा है और दूसरी तरफ वन काटे जा रहे हैं। मतलब एक जाति का विनाश हो रहा है तो दूसरी जाति की संख्या में वृद्धि हो रही है। ये नहीं कि मनुष्य भी बढ़ रहे हैं, वो जाति भी बढ़ रही है। मतलब एक निरंतरता और एक निश्चित संख्या में ही व्यक्ति और प्राणी मात्र इस संसार में है। डार्विन का जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है उसमें है प्रकृति अपने अनुसार से चयन करती है। अगर जो प्रकृति के अनुसार ढल गया वो रह गया, और जो न ढल पाया वो समाप्त हो गया। एज डायनासोर, बहुत प्रकार के ऑस्ट्रोपिथेकस, बंदर, ये सब खत्म हो गए हैं। इसके बाद अनुकूलन का सिद्धांत। अनुकूलन का सिद्धांत ऐसा है कि अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं प्रकृति हूँ और मेरे सामने एक आदमी खड़ा है, कल्पना कीजिए वो इंटरव्यू दे रहा है। अगर मैं उसको चाहूँगा कि आप अच्छा कुछ करिए कि आपको मैं सेलेक्ट कर लूँ, और वो चाहेगा कि मैं अपना अच्छा तर्क दूँ जिससे मैं उसको सेलेक्ट कर लूँ, तो उसके अंदर जो होगा कुछ अनुकूलन की प्रवृत्ति होनी चाहिए, अनुकूलित कर ले उस वातावरण को। पेंगुइन जो है वो ठंडे वातावरण को अनुकूलित कर ली है, इसलिए वहाँ पर है। उसको गर्म प्रदेश में ला दिया जाए तो वहाँ पर उसको दिक्कत होने लगेगी। मतलब एक अनुकूलन की प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसके बाद उच्च कोटि की सक्षमता। इंटरव्यू में जो उच्च कोटि की सक्षमता को प्रदर्शित करता है वही वहाँ पर रुक सकता है। इसी प्रकार पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो उच्च कोटि की सक्षमता प्रदर्शित करेगा वही इस संसार में रह पाएगा। और इसके बाद इनका तो सिद्धांत से प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत, उच्च कोटि सक्षमता का सिद्धांत, इनका सिद्धांत है डार्विन का। इसके बाद लैमार्क का सिद्धांत आता है। लैमार्क का सिद्धांत कि संसार परिवर्तनशील है, संसार परिवर्तनशील है। ये तो सब जानते हैं, इकोसिस्टम में लिखा गया है कि संसार परिवर्तनशील है। तो इनका सिद्धांत था परिवर्तनशील, माने संसार परिवर्तनशील है। और जिस ऑर्गेन्स का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं उसका विकास बहुत तेज़ी से होता है, और जिसका हम प्रयोग नहीं करते हैं वो गायब हो जाते हैं। एज हम लोग दाहिने हाथ का ज़्यादा यूज करते हैं, जब दाहिने हाथ का हम ज़्यादा यूज करते हैं तो ये ज़्यादा एक्टिव रहता है, और ये बायां हाथ बहुत कम एक्टिव रहता है। जैसे जिराफ का जो गला है वो युद्ध करता है तो अपने गले से करता है, क्योंकि उसने उस स्थान पर बहुत ज़्यादा वर्क किया। उसका गला, जो उसका गर्दन है वो बहुत पहले से ही नहीं इतना लंबा था, कुछ समय के परिवर्तन के फलस्वरूप वो ऐसा प्रोसेस में आ गया और उस अनुकूलन को वो सह लिया और उसकी गर्दन लंबी हो गई। तो मतलब एक प्रोसेस चलता है और उस प्रोसेस में जिस अंग का ज़्यादा यूज होगा वो
इस अस्थायी रूप से रह जाएगा और जिस अंग का प्रयोग नहीं होता है वो समाप्त हो जाता है। मनुष्य का पहले पूँछ भी था, बंदर का पूँछ नहीं था, पूँछ था, वो समाप्त हो गया। क्यों? उसका कोई यूज नहीं था, उसका कोई यूज नहीं करता था, इसीलिए वो समाप्त हो गया। अभी भी हमारे पीछे मेरुरज्जु जब खत्म होती है वहाँ पर एक हड्डी है, उसमें उसका कुछ लक्षण दिखाई देता है। तो परिवर्तनशील संसार है तो आप जानते ही हैं। इसके बाद ऑर्गन वर्क्स एंड एक्टिविटीज़, माने जो ऑर्गन वर्क करते हैं वही एक्टिव रहते हैं, मतलब लैमार्कवाद और डार्विनवाद को आप समझ गए। अब जेनोफेनीज एक दार्शनिक थे, उन्होंने बताया, जेनोफेनीज ने क्या बताया कि हम लोग सोचते हैं कि हमने ईश्वर को बनाया, माने ईश्वर ने हमको बनाया, लेकिन ये बात पूरी तरह से सत्य है कि नहीं है इसका मैं खंडन नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि भगवान ने हमको बनाया ना बनाया, लेकिन हमने भगवान को ज़रूर बनाया है। इसका तर्क वे क्या देते हैं कि 84 लाख योनियों में से भगवान ने मानव शरीर को ही क्यों पकड़ा? वो तो कुत्ता भी बन सकते थे, वो तो सर्प भी बन सकते थे, वो अनेक रूपों में आ सकते थे, लेकिन वो मानव का ही रूप क्यों ले लिए? क्योंकि मानव ने उन्हें बनाया, मानव ने उनमें कुछ विशिष्टताएं डाली। वो विशिष्टताएं ऐसी थी कि उनको 3 आँख दे दिए, उनको कई भुजाएं दे दी, उनके कई गर्दन दे दिए, मतलब उनको कई दशानन मतलब 10 मुख दे दिए। माने कुछ विशिष्ट गुण उनके अंदर हो जिससे मनुष्य उनके प्रति उनका लगाव हो और वो उनकी भगवान के तुल्य उनको समझे। तो जेनोफेनीज का जो सिद्धांत था कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है, ईश्वर ने मनुष्य को बनाया नहीं, उसका खंडन वो नहीं करते थे। तो इस प्रकार जेनोफेनीज का सिद्धांत ईश्वरीय तर्क विशिष्टता के ऊपर संबंधित है। विशिष्टता मतलब महादेव की 3 आँखें हैं, विशिष्ट तो है, मानव से विशिष्ट है ना, और ब्रह्मा जी के 4 मुंडी है, ये सब विशिष्टताएं हैं। तो जेनोफेनीज ने क्या तर्क दिए थे? जेनोफेनीज ने ईश्वरीय तर्क की विशिष्टता के बारे में जेनोफेनीज ने बताया था। अब धार्मिक लोगों की लाठी के हकदार, ये बहुत अच्छी टॉपिक हो गई। धार्मिक लोगों की लाठी के हकदार ये लोग क्यों बने? अब इस समय भी माहौल यही चल रहा है कि धर्म के बारे में बोल दोगे तो गला काट लिया जाएगा। समझ लीजिए आप लोग कि धर्म के बारे में कोई भी गलत कहेगा, वो इतिहास हो आया है कि धर्म के बारे में आप गलत कहेंगे तो आप पीटे जाएंगे। ये सभी थे ना, ये लोग धर्म के विरुद्ध कुछ काम कर रहे थे, तो इसके लिए जो धार्मिक लोग थे उनका विरोध तो करेंगे ही, और उन्होंने विरोध किया, मजाक किया, और जो कर सकते थे उन्होंने किया। और इस प्रकार हम ये जो इसमें लेक्चर था हमारे वाइट बोर्ड पर, ये तो कंप्लीट हो गया। तो आप लोग समझ ही गए हैं कि ये सब आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, तो इसलिए अब हम ब्रेक करते हैं, और अब आपको हम इसके आगे के कुछ तर्कों के बारे में बताएंगे। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी पूरा वर्क तो बचा ही है। ये इस प्रकार से क्रमिक विकास हुए हैं, लेकिन इसके आगे का जो तर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए इसका आगे के वीडियो में इसी के दूसरे लेक्चर बनाऊंगा, और इसके बाद ये लेक्चर के बाद एक लेक्चर बनेगा जो कि मानव के क्रमिक विकास से रिलेटेड होगा। लेकिन इसके भी बाद मैं आधुनिक इतिहास की पृष्ठभूमि तैयार करूंगा, और आधुनिक इतिहास आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और आधुनिक इतिहास ही मैं पढ़ाऊंगा। आधुनिक इतिहास जब खत्म हो जाएगा तब मैं कहीं प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री में आने की कोशिश करूंगा। ओके, अब हम चलते हैं। धन्यवाद।